नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन किस टाइप से होगा। इसमें हम दो स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं, एक तो हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और एक को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्टाइल बोला किसको जाता है, भाई किसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है और इसको आप हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और ये एक वर्टिकल लाइन है जिसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। तो ये हो गया ओरिजिन। शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहां पे है? ओरिजिन पे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया जाता है, किधर थ्रो कर देते हैं? हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल के ऊपर, तो ये ऐसे किसी एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाके यहां पे गिरेगा। तो ये जो पाथ है इसको तो बोलते हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और जिस चीज को आपने फेंका है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में वो चीज है जिसको हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंका गया है, और ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे फेंकोगे तो तब तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा ऊपर, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे तो ये ऐसे किसी एक प्लेन के अंदर जाके, ये कोई प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन, जिसके अंदर ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा। तो ये जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को हम क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और ये जो पाथ है इसको बोलेंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो कि एक पैराबोलिक पाथ होगा। कौन सा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। ये कैसे पता चला कि ये पैराबोलिक पाथ है? तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे आगे हम सॉल्व करके। उस इक्वेशन का फॉर्मेट आप देखोगे तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता है। तो एक क्वेश्चन छोटा तो इसके ऊपर यही बनता है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो होता है कैसा? सर्कुलर या फिर पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, ऐसा आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा सही? यहाँ पे पैराबोलिक पाथ होगा इसका, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे मोशन करेगा। तो इसको समझने के लिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं u, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ताकि इसको इजीली समझ पाएं, ठीक है। आपको इसके दो कंपोनेंट करने हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा हूं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u का जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा। किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो होता है cos, तो ये होगा u cos थीटा। इसको हम बोलेंगे x कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पे, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, और इसको हम बोलेंगे uy, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल है या जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोजेक्टाइल है, मतलब जब वो ऐसे किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर रहा होगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ग्रेविटी उसके पाथ के ऊपर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी उसके ऊपर। जब प्रोजेक्टाइल ऐसे इस कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर रहा होगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके ऊपर ग्रेविटी एनी टाइम नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ना। तो ये ऐसे पाथ के ऊपर जाके वापस जमीन पे आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है उसको ग्रेविटी अफेक्ट कर रही होगी। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, है ना, और एक पॉइंट पे जाके वो मिनिमम हो जाएगी, फिर वहां से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं? 0। तो जब प्रोजेक्टाइल ऐसे पाथ के ऊपर मूव कर रहा होगा, इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे हो, या फिर यहाँ पे हो। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एनी टाइम क्या होगी? u cos थीटा। यहाँ पे भी क्या होगी? u cos थीटा। यहाँ पे भी क्या होगी? u cos थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं जी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। अगर फोर्स होता तो वो इसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा करता। तो याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है।
लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे अफेक्ट होगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे काम कर रहा होगा। जैसे मान लो किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाती है और कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड कम होती रहती है, फिर एक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0, फिर वो पलट के वापस आती है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा और यहाँ पे जाके इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0, तभी ये पलट के वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो है इसके पास में, जिसकी वजह से ये आगे जा रहा होगा ऐसे। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो वी वाई यहाँ पे क्या हो गया, 0। बात समझ में आई क्या? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो चुकी है वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी इसके पास है, तभी ये आगे जा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो जाती तो यहाँ पे क्या होता, ये सीधा यहाँ से नीचे गिर जाता। ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? ठीक, अब इसमें हम छोटे मोटे कैलकुलेशंस करके देखते हैं। देखो यहाँ पे पहली जो कैलकुलेशन है वो है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। मान लो कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर और ये यहां से यहां पे पहुंच गया आफ्टर टाइम t। ये t इक्वल टू 0 वाला टाइम मान लो, यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, t इक्वल टू 0, और यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको t टाइम लग गया। तो आफ्टर टाइम t जब ये यहां पे होगा तो इसकी एक तो आपको बतानी है वेलोसिटी कितनी होगी, और एक इसका इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल जब ऐसे टी टाइम बाद में यहां पे पहुंचेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, वो तो उतनी की उतनी है एनी टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन यानी कि आप आफ्टर टाइम t इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx लिख रहा हूं, उसको u cos थीटा ही मान सकते हो। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई होगी। vy यहाँ पे अब u sin थीटा के बराबर नहीं होगा, वो कम होके कुछ अलग हो चुका है। तो कितना हो गया आफ्टर टाइम t, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब भी पार्टिकल ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैं इसके जो मोशन को है ना दो अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा हूं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर जाते टाइम पे, -g। और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t आपको पूछी जा रही है, vy। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इक्वल टू u प्लस at। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो लगा दो। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है, इसलिए मैं एक y लगा देता हूं यहाँ पे छोटा। ठीक है, vy हमको फाइंड करना है, uy कितना है, u sin थीटा के बराबर, और एक्सेलरेशन कितना है, -g। तो ये -g पुट करेंगे इनटू t। तो ये आफ्टर टाइम t अपने पास वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की। अब पार्टिकल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन होगी, इधर आएगी वो। बेस के पास दो वेलोसिटी, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा -gt। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करो, वो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना। अच्छा बताओ, ux और uy इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है ना। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ux और uy के बीच का एंगल है 90, और दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है आप उनको ऐड करोगे तो उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। अब cos 90 कितना होता है, 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, तो लिख दो u cos थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस vy कितना है, u sin थीटा माइनस gt। तो ये आ गया अपने पास में, ये है अपना vy। तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आफ्टर टाइम t जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सीधा फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ
u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी है। अब हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि t टाइम के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो ये x एक्सिस के अलोंग भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और y एक्सिस के अलोंग भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये x एक्सिस के अलोंग कितना चला गया, मान लो ये x डिस्टेंस कवर कर ली इसने इधर, और y एक्सिस के अलोंग कितना चला गया है, तो ये वाला जो हाइट है इसको मैं y मान लेता हूं। ये हाइट है y, ये जो डिस्टेंस है ये है x। तो x एक्सिस के अलोंग कितना चला x, तो कैलकुलेट कर लेते हैं उस x को। तो x एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। तो इस वेलोसिटी से ये t टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा x एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सिंपल आप इक्वेशन यूज कर लो, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होगी उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी u cos थीटा इनटू t। ये आ गया अपने पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, और t टाइम बाद में ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसने y डिस्टेंस कवर कर ली। ऊपर की तरफ कितना पहुंच गया, ये y डिस्टेंस पहुंच गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, ठीक है। और t टाइम बाद में आपको पूछा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग, तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन उसको y एक्सिस के अलोंग लगाना है। तो मैं लिखूंगा y, चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं पहले, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इसको y एक्सिस के अलोंग लगाना है। किधर लगाना है, y एक्सिस के अलोंग। तो बताओ क्या आएगी इक्वेशन, y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u sin थीटा इनटू क्या कर देंगे t, और एक्सेलरेशन क्या लेना y एक्सिस के अलोंग माइनस जी, ऊपर जाते टाइम पे माइनस जी, तो ये माइनस आ जाएगा बीच में 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब x एक्सिस के अलोंग तो ये कितना चला u cos थीटा इंटू टी, और y एक्सिस के अलोंग कितना चला u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो x एक्सिस के अलोंग चला x, y एक्सिस के अलोंग चला y, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो। बताओ x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है और जो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा s लिख रहा हूं उसको, वो बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई इंटू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, इसलिए आंसर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x की वैल्यू कहां से लाओगे, यहां से u cos थीटा इंटू टी, और y की वैल्यू कहां से लाओगे उस वाली इक्वेशन से u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बोलो आई क्या बात है समझ में। तो इस तरीके से आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। x की वैल्यू याद रखनी है क्या होगी u cos थीटा इंटू टी, और y की वैल्यू क्या होगी u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आसान है एकदम, ठीक है। कोई डाउट यहां तक देख लो एक बार, चलो आगे फिर। इसके बाद में हम देखते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा प्रोजेक्टाइल का वो कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब ये ऊपर जाएगा ऐसे और वापस जमीन पे आके गिरेगा तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा उसमें, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर ये हवा में रहेगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल यहां से जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और किसी थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं कंपोनेंट कर लेता हूं पहले। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उससे टाइम का नहीं पता चलेगा हमको कि किस टाइम पे ये कहां पे पहुंच गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा u cos थीटा है, उसमें टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है। आपसे अभी जब फेंका है तब देख लो
थोड़े टाइम बाद में देख लो, और थोड़े टाइम बाद में देख लो, और थोड़े टाइम बाद में देख लो, और थोड़े टाइम बाद में देख लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे कहां पे, नहीं पता चलेगा। तो जब भी टाइम से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, टाइम फाइंड करना हो, तो आपको वर्टिकल वेलोसिटी को कंसिडर करना है, क्योंकि ये कम ज्यादा हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। पहले तो ये कम होगी, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी पहले तो कम होगी, फिर जब ये नीचे आ रहा होगा तो वापस से बढ़ेगी, तो इसमें चेंज आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन है तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ही रोल होगा। यहां पे डायग्राम में आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रही होगी, प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है। यहां पे क्या हो जाता है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है। और सिमेट्री की वजह से जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको वापस नीचे आने में लगेगा। जैसे एक बॉल को आप ऊपर फेंकते हो तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम इसको वापस नीचे आने में भी लगता है। वही काम यहाँ पे होगा, इसको यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा, ठीक है। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उसका डबल कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक का जो इसका टोटल टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले हम यहां से यहां तक का टाइम फाइंड करेंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि अगर ये टाइम t है तो ये भी टाइम t होगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2t। आया समझ में, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है मैं उसको स्मॉल t से डिनोट कर रहा हूं, मान लो ये आफ्टर टाइम t यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। एक चीज नोटिस करो कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और यहां पे जाके क्या हो गई, एकदम 0 हो गई। शुरुआत में वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, -g लेना है। ये तीनों बातें समझ में आ गई। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगा के मैं ये टाइम t फाइंड कर रहा हूं, कर सकता हूं, जो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा। पहली इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखो y एक्सिस के अलोंग लगानी इक्वेशन, इसलिए मैं छोटा y लगा रहा हूं यहाँ पे नीचे। वी वाई कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन -g इंटू टी, ये gt इधर ले जाओ, इक्वल टू u साइन थीटा। तो बताओ t कितना आया, u साइन थीटा अपॉन g आया। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछे तो उसको मैं कैपिटल T लिख रहा हूं, जो कि 2t के बराबर होगा। t टाइम ऊपर जाने का, t टाइम नीचे आने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ अपना 2u साइन थीटा अपॉन g। आया समझ में, तो ये आ गया फाइनल आंसर। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी याद रखो। जैसे u साइन थीटा क्या है, uy के बराबर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस के बराबर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2uy अपॉन g, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर uy की टर्म्स में इसको लिखा जाए फॉर्मूले को तो क्या लिखेंगे, 2uy अपॉन g, क्योंकि uy किसके बराबर है देख के बता सकते हो ना, यहाँ पे u साइन थीटा के बराबर है, तो इसको देखते हुए मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा uy की टर्म्स में लिखा है। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर एकदम। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, जब भी प्रोजेक्टाइल किसी पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाके जमीन से चलेगा और वापस उसी लेवल पे वापस आएगा, तो उसको जो टाइम लगेगा टोटल या जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो बराबर होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी के, और इसको 2uy अपॉन जी भी लिख सकते हो अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो। आई बात समझ में, क्लियर एकदम। इसके बाद में है फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल। जैसे इसने यहां से चलना स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, थीटा एंगल पे फेंका गया है, तो जब ये यहां पे जाके गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज। प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका तो जाके कहीं ना कहीं गिरेगा, तो इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी जहां पे जाके गिरा है वो जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। आया समझ में। अब ये रेंज कैलकुलेट करनी है कि कहां पे जाके गिरेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और थीटा ये देख के आप बता सकते हो कि कहां पे जाके गिरने वाला है वो। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है
u साइन थीटा। तो वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए इस तरीके से। एक चीज सोच के बताओ कि इस प्रोजेक्टाइल को यहां से जाके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहां से जाएगा यहां पे जाके गिरेगा, टोटल टाइम लगेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने का इसका टाइम अपने पास आ गया। अब एक चीज और सोच के बताओ कि जब ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे दो मोशन एक साथ हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन अभी क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी डिस्टेंस फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे गया, तो उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंसीडर करना है। इसमें वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल है क्या। वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ इसको ऊपर लेके जाएगी फिर नीचे लेके आएगी, इतना ही रोल है उसका। बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का आपको ध्यान रखना है, इसी का रोल होगा उसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, जो कभी चेंज नहीं होती। तो अगर मैं बोलूं कि t टाइम बाद में अगर ये यहां पे पहुंच रहा है तो बताओ इस वेलोसिटी से इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो रेंज है यहाँ पे वो बराबर होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि ux इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे ux ही क्यों लिया है वो समझ में आया क्या आपको, ui क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ही रोल होगा। ux कितना, u cos थीटा, t कितना 2u sin थीटा अपॉन g। यहां पे ये u इंटू यू ये बन गया u स्क्वायर, और ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो आप। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, छोटा करके साइन 2 थीटा लिख सकते हो डिवाइडेड बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, रेंज को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अगर ux और ui के टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिखना है तो आप इसको ux लिख दो, इसको ui लिख दो, 2 को एज इट इज रख लो, तो ये आ जाएगा 2ux ui अपॉन जी। ये ux और ui के टर्म्स में आंसर आ गया अपने पास, बिल्कुल आसान है एकदम। आया समझ में, ठीक। चलो आगे, इसके बाद में फिर है मैक्सिमम हाइट। जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा पाएगा। जैसे यहां से फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल के ऊपर, तो ये यहां पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो ये हाइट अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कैपिटल H अपन को फाइंड करना है, ठीक, बिल्कुल आसान है। देखो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए इसको ux लिखेंगे, इसको ui लिखेंगे। अब आप खुद बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता जाता मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होते होते क्या हो चुकी होगी, 0 हो जाएगी यहां पे पहुंच के। और यहां से यहां तक जब ये पहुंचेगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब 0 है, और ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन क्या लेना है, -g। तो क्या आप ये पता लगा सकते हो कि ये कितनी हाइट पे गया होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि आपको देखो 3 चीजें पता है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और आपको पूछा जा रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां तक पहुंचते पहुंचते। तो कैसे फाइंड करोगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करनी चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको y एक्सिस के अलोंग लगाना है। देखो y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, उसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन माइनस g, और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, कैपिटल H लिख रहे हैं उसको हम, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ना इसलिए उसको कैपिटल H लिखा है मैंने। तो ये माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसिल, ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh। तो बताओ h क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आया समझ में, ये लो जी फॉर्मूला,
याद कर लेना इसको। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, u sin थीटा तो u y के बराबर है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, तो आप इसको u y स्क्वायर भी लिख सकते हो अपॉन में 2g। ये लो आपका आंसर, h आ गया u y स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा वो भी हमको समझ में आ गया। बताओ इसमें भी कोई डाउट है तो। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उनमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे और उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल यहां से चलना स्टार्ट करता है विद इनिशियल वेलोसिटी u किसी थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा। ठीक है, ऐसे जा रहा है, यहां पे जाके गिरना है इसको। अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मेरे को बनानी है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस कवर करेगा और वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर करेगा उनमें रिलेशन फाइंड करना है। देखते हैं क्या आता है। मान लो कि प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी यहां पे पहुंच जाता है, टाइम टी के बाद में ये यहां पे होता है और एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक्स के बराबर है और वाई एक्सिस के अलोंग इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है, ये मान लो यहां से लेके यहां तक y के बराबर है, ये y है, ठीक है, और ये कितना है x। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा, और कितने टाइम बाद में आप इसको चेक कर रहे हो, t टाइम बाद में, तो t टाइम में इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लो, u cos थीटा इनटू t। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, टाइम t लगा वहां तक पहुंचने में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुई होगी वो बराबर होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि u cos थीटा इनटू t। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस कवर करी होगी साइमल्टेनियसली, साथ साथ ऊपर भी तो जा रहा है ये, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी y, वो किसके बराबर होगी, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगानी है जो कि होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसको कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, y एक्सिस के अलोंग लगाना है, y एक्सिस के अलोंग चली गई डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो है y और इनिशियल वेलोसिटी है y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा इनटू क्या कर देंगे t, और एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग नेगेटिव लेना है, ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी। ठीक है जी, तो यह आएगा -1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर। जी की वैल्यू नेगेटिव में मैंने पुट करी है तो ये आ गया अपने पास, तो x भी आ गया अपने पास, y भी आ गया। अब एक काम करो, हमें x और y में रिलेशन फाइंड करना है, तो यहां पे दोनों इक्वेशन से हम t वाले टर्म को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखो पहली इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, t इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x अपॉन यू cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं। पहले इक्वेशन से हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन यू cos थीटा, और t की ये वैल्यू उठा के आप सेकंड इक्वेशन में यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू t की जगह क्या लिखना है, x अपॉन यू cos थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। t की वैल्यू है x अपॉन यू cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा सॉल्व करोगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, u से u कैंसिल, यह आएगा x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है, वहां से t की वैल्यू फाइंड करी और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, जहां पे t है वहां पे x अपॉन यू कॉस थीटा लिखना है। अब यहाँ पे x अपॉन यू कॉस थीटा लिखा, यहाँ पे x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि t स्क्वायर है। इस वाले टर्म में u से u कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा, तो क्या बच गया x और टेन थीटा। यहाँ पे क्या आएगा -1/2 जी और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है एकदम। ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट है ना, ये एक पैराबोला की इक्वेशन का फॉर्मेट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ये किस टाइप के पाथ पे मूव कर रहा है, पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करेगा।
बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है एकदम? एक और चीज देखो, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार हमें रेंज पूछेगा, तो ये जो एक्स और वाई है इसको आप रेंज से भी रिलेट कर सकते हो। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ना भाई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है प्रोजेक्टाइल की उसको क्या बोला जाता है? रेंज। ये वाली डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं ना। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप रेंज के टर्म्स में लिखोगे तो सॉल्व करने पे ये फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ये एक्स टेन थीटा मैं दोनों में कॉमन लेके लिखूंगा तो ये ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो, कई कई जगह पे आपको ये भी यूज करना पड़ेगा, इससे भी कैलकुलेशन कई बार आसान होगी अपनी। ठीक है, आया समझ में? ये सेकंड इक्वेशन कैसे आई? एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, तो इसमें दूसरे वाले टर्म में तो एक्स टेन थीटा होगा नहीं, तो उसमें एक्स टेन थीटा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा को, तो वो रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा नीचे। आप इसको सॉल्व करके देख लेना घर पे, ये आंसर आएगा। तो आप तो सीधा इस इक्वेशन को याद रखो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो कोई कोई जगह पे ये फॉर्मूला भी अपने काफी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है फिर एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो, जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। वैसे तो जो टोटल एनर्जी है वो दो टाइप की एनर्जी का सम होगी, एक तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी और एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी एनी टाइम। जैसे यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी यू, तो अभी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल पे है सपोज करो, तो ग्राउंड लेवल पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके पास स्पीड है ना। तो इनिशियल जो इसकी टोटल एनर्जी है, मतलब शुरुआत में यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? सिर्फ और सिर्फ इसके पास में काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर है। थोड़े टाइम बाद में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा से जा रहा होगा और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच जाएगा, कितनी हाइट पे? h हाइट पे, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0, और इसके पास में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब क्योंकि ये किसी हाइट पे भी पहुंच गया तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी है प्रोजेक्टाइल के पास, एक तो काइनेटिक एनर्जी इस स्पीड की वजह से, और एक हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी यहां पे आएगी इसकी, इस वाले पॉइंट पे, ये इनिशियल टोटल एनर्जी है, इसको मैं आई लगा के लिख देता हूं, और टोटल एनर्जी फाइनल जो इस पॉइंट पे अपन देख रहे हैं वो कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच के बराबर, एम जी एच। और ये एच कितना होता है? ये तो हमने कैलकुलेट किया था अभी। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो एच की जगह, तो टोटल एनर्जी फाइनल कंडीशन में कितनी आएगी? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी, और एच की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, g से g उड़ा दो। ठीक है, और 1/2 एम यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, और इधर आएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया, यानी कि फाइनल आंसर क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर। तो बताओ शुरुआत में इसको कितनी एनर्जी देके फेंका था? हाफ एम यू स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पे भी इसके पास कितनी एनर्जी? हाफ एम यू स्क्वायर। बीच में भी कहीं भी चेक करोगे तब भी वो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर ही आएगी एनी टाइम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे इसकी जो भी वेलोसिटी होगी और जो भी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके बराबर आएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल की कभी भी चेंज नहीं होती है, वो मेंटेन रहती है, इतनी रहेगी हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको लगा के आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि थोड़े टाइम बाद में, मान लो कि आपको ये बोले किसी क्वेश्चन में कि थोड़े टाइम बाद में जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी h हाइट पे पहुंच गया, यहां से मान लो यहां पे पहुंच गया, और ये हाइट कितनी है?
स्मॉल h के बराबर है। तो बताओ यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? समझ में आया क्वेश्चन? आपको बोला कुछ टाइम बाद में प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच गया, तो बताओ यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी जो शुरुआत में थी वो थी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये, हाफ एम यू स्क्वायर। शुरुआत में टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसके पास में है ही नहीं। लेकिन जब ये यहां पे पहुंचा तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी के साथ में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी वो कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच के बराबर। आया समझ में? तो आपको या तो भाई v दे के h पूछ सकता है कि इतनी स्पीड हो चुकी है इसकी, बताओ कितनी हाइट पे पहुंच गया वो, या फिर h दे रखा होगा तो v पूछ लेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको v फाइंड करना हो तो? अगर ये v फाइंड करना है तो दोनों साइड में m तो उड़ा ही दो आप, और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। हमको फाइंड करना है कि आफ्टर टाइम t, जब ये यहां पे पहुंच चुका होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v कितना है। तो वी स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया, ये उधर ले जाओ, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, v कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ऐसा करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया क्या? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बोले कि जो प्रोजेक्टाइल है जब वो ऐसे जा रहा होगा इस पाथ के ऊपर, ये मैक्सिमम रेंज कवर करे इसके लिए कितने एंगल पे उसको फेंकना चाहिए? तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आर की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? आर की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? यू स्क्वायर और जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, जब ये साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे रेंज भी क्या आएगी? मैक्सिमम। और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। कब होती है 1? जब एंगल π/2 हो, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू π/2 के बराबर होनी चाहिए। फॉर आर मैक्सिमम 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए? π/2, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए? π/4, यानी कि 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आपको मैक्सिमम दूरी पे जाके गिराना है प्रोजेक्टाइल को, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री एंगल पे फेंकना पड़ेगा। पुरानी जो मूवीज है उसमें दिखाते हैं ना, जैसे तीर चलाते हैं वो, तो तीर चलाते हैं तो हॉरिजॉन्टल से वो किसी थीटा एंगल पे चलाते हैं। दुश्मन सामने खड़ा होता है, तीर चलाते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको लगा होगा कि कैसे बावड़े लोग हैं ये, है ना? दुश्मन सामने है, उसको मारना है, वो तीर चला रहे हैं ऊपर, लेकिन आपने गौर किया वो तीर ऊपर जाके फिर वापस नीचे आता है, और वो जितने भी तीर चलाते हैं उनको वो 45 डिग्री पे अप्रोक्स चला रहे होते हैं, और उससे क्या होता है वो मैक्सिमम दूरी पे जाके हिट कर पाते हैं, मैक्सिमम दूरी पे जाके दुश्मन को मार पाते हैं। वो बाहुबली मूवी में देखा होगा ना, हाँ, तो वैसे ही चलाते हैं। जब भी तीर चलाए जाते हैं या तोप से जब गोला चलाते हैं, तब भी वो ऐसे थीटा एंगल पे चलाया जाता है ताकि वो मैक्सिमम दूरी पे जाके हिट कर पाए, ज्यादा रेंज कवर कर पाए, ज्यादा दूरी तक वो मार कर पाए, है ना? आया समझ में? तो मैक्सिमम रेंज के लिए याद रखना है कि थीटा हमको कितना रखना पड़ेगा? 45 डिग्री रखना पड़ेगा, याद रख लेना ये। जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा? ये भी एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी जो वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, ठीक है? एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड जी इज 90 डिग्री, याद रखेंगे, ठीक है? आई बात समझ में? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले पेज पे चलता हूं मैं उसके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लो कि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल के ऊपर फेंक रहे हो। पहले आपने उसको फेंका थीटा एंगल के ऊपर, तो वैसे जाके यहां पे जाके गिरा। अगर आप इसी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकते हो, इसका मतलब समझाता हूं अभी, तो भी ये उतनी ही दूरी पे जाके गिरेगा। मतलब रेंज दोनों केस में क्या होगी? बराबर होगी। पहला एंगल कितना है? थीटा, और दूसरा ये एंगल कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। पहला एंगल थीटा और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रेंज बराबर आएगी।
ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं थीटा की वैल्यू, जैसे पहले वाले को हमने थीटा एंगल पे फेंका तो रेंज इतनी आई, दूसरे वाले को हमने 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका तो उससे रेंज कितनी आएगी, उसको मैं आर डैश मान लेता हूं एक बार। तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और ध्यान से देख के बताओ कि साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा के बराबर ही आता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 90, ठीक है, और माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 90 लिख रहे हो तो 2 क्या है कि इवन वैल्यू है, तो साइन फंक्शन यहाँ पे साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आंसर आएगा साइन 2 थीटा निकल के, यानी कि आर डैश भी क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। मतलब थीटा एंगल पे फेंको या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंको, रेंज बराबर आ रही है। जैसे मान लो कि पहले वाले प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका 30 डिग्री एंगल पे, तो दूसरे को कितने एंगल, दूसरे वाले केस में आपको कितने एंगल पे फेंकना है, इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए दोनों केस में, तो दूसरा वाला एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, यानी कि 90, उसको थीटा डैश बोल रहा हूँ, वो होना चाहिए 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। या ऐसा बोल सकते हो कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। भाई एक थीटा एंगल पे फेंका और एक 90 माइनस थीटा एंगल पे, तो रेंज क्या आ रही है, बराबर। जैसे एक जैसे एक को फेंका हमने 30 डिग्री एंगल पे, दूसरे को हमने फेंका 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री एंगल पे, तो आपको रेंज बराबर ही मिलेगी, वो सेम ही दूरी पे जाके गिरेगा, बस हाइट अलग अलग होगी दोनों की। ये कम एंगल पे फेंका ना, वो ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाएगा, और जिसको ज्यादा एंगल पे फेंका वो ज्यादा ऊंचा जाएगा लेकिन आएगा यहीं पे ही। अगर एक को थीटा और एक को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो जितनी स्पीड से फेंका जाता है वो जमीन पे वापस उसी स्पीड से आके गिरता है। यहाँ पे वापस इसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी, यू के बराबर। जैसे किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब फेंका जाता है तो जब उसको वापस आप कैच करते हो तो जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड से आप उसको कैच करते हो, उसकी स्पीड सेम हो जाती है उतनी। वैसे ही यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से फेंका जाएगा तो जब ये जमीन पे जाके वापस गिरेगा तो जितनी स्पीड से इसको फेंका है उतनी स्पीड ये वापस गेन कर लेगा और वापस यू स्पीड से ही जमीन पे जाके गिरेगा, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए जाएं, मान लो थीटा एंगल पे फेंका गया है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यू साइन थीटा आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, तो आफ्टर टाइम टी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो होगी यू कॉस थीटा के बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी जितनी अभी है उतनी वापस गेन कर लेगा ये गिरते टाइम पे, तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उतनी आएगी जितनी पहले थी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये यू साइन थीटा वेलोसिटी वापस गेन कर लेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो जितनी स्पीड से फेंका जब वो आप कैच करोगे तो वापस से उतनी स्पीड गेन कर चुका होगा वो। तो यू साइन थीटा स्पीड से अगर इसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका गया है एक तरह से, तो वापस आते टाइम पे जब ये जमीन पे गिर रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा वेलोसिटी वापस से ये गेन कर लेगा, ठीक है। शुरुआत में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं लिख सकता हूं u इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, तो इसको मैं आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसके पास वेलोसिटी है u साइन थीटा, इसको मैं जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ में आया मैंने क्या किया, इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, तो उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, उसको j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं v लिख देता हूँ, तो v कितना होगा, v होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू आई कैप लिखना पड़ेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, लेकिन ये नीचे की तरफ है मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस यू साइन थीटा इंटू जे के। ये माइनस सिंबल क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जे के माइनस सिंबल के साथ होगा, क्योंकि फाइनल जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ है इसलिए आएगा।
तो अगर मैं आपको बोलूं बताओ इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, मतलब प्रोजेक्टाइल गया फिर वापस आके जमीन पे गिरा, तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी में आपको पूछ रहा हूं। डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको करना है। तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, दोनों को माइनस करो तो u cos थीटा वाली टर्म तो कैंसिल, इसका ये जो माइनस u साइन थीटा है जे के ये बचेगा, और इसमें ये माइनस होगा तो ये भी माइनस u साइन थीटा जे के बन जाएगा। तो ये सॉल्व करने पाएगा माइनस 2u साइन थीटा इंटू जे के। तो ये भी एक रिजल्ट है जो याद रखना है कि जब भी प्रोजेक्टाइल वापस से जमीन पे आके गिरता है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो होता है माइनस 2u साइन थीटा जे के, या मैग्नीट्यूड पूछे तो 2u साइन थीटा भी बोल सकते हो, जे के मत लगाओ, मैग्नीट्यूड पूछे तो ठीक है। माइनस सिंबल क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये इसका मतलब है। क्लियर है एकदम, ठीक है। कई बार चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी पूछते हैं तो उसमें ये चीज काम आती है। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी कि वो बराबर होगा माइनस 2mu साइन थीटा जे केप के, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखो कि हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पे फेंका है तो वापस जब ये प्रोजेक्टाइल जमीन पे गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल से इसने वापस से थीटा एंगल बना लिया होगा, ठीक है। तो टोटल जो एंगुलर चेंज आएगा इनिशियल वेलोसिटी में वो कितना आएगा, 2 थीटा का आएगा, क्योंकि जब फेंका था तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर की तरफ फेंका था, और जब ये गिर रहा है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इनिशियल जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल से, जैसे इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इनिशियल एंगल ऐसे था और फाइनल एंगल ऐसे है, ये दोनों थीटा और थीटा है। फेंका था तब ये एंगल थीटा, और जब गिरा है तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में एंगुलर चेंज कितना आया, तो ये टोटल एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा का चेंज आ गया। ऐसे फेंका था, ऐसे जाके गिर रहा है, तो इसमें और इसमें कितना एंगल का डिफरेंस है, 2 थीटा का। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनके बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा। तो टोटल एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 2 थीटा मानेंगे। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर है एकदम।